मेरा नाम सुमित है। मेरी ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने वह काम किया जो एक दुश्मन भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, मेरी यह कहानी उस वक्त से शुरू हुई थी जब मैं 8 साल का था। मुझे नहीं पता मेरी माँ कौन थी, मेरा बाप कौन था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सड़कों में भीख मांगा करता था, लोगों से पैसे मांग कर, खाना मांग कर अपना पेट भरता था, कहीं पर भी अपना गुजारा कर लेता था। मेरा दिन इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन भीख मांगते मांगते मैं स्टेशन चला गया और वहाँ पर मुझे मेरी ही उम्र का एक बच्चा मिला। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और उसके पास खाना था। मैंने उसे कहा, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? उसने कहा, तुम्हें भूख लगी है तो यह लो। उसने अपना खाना मुझे दे दिया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने वह खाना लिया और जल्दी से खाना शुरू कर दिया। उसने मुझे पानी भी पिलाया। वह पूछने लगा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा है क्या? वह कहने लगा, हाँ मेरी माँ है, वह कुछ लेने के लिए गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने कहा, और तुम्हारे पापा? वह कहने लगा, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम समर बताया। मैंने कहा, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। वह कहने लगा, कोई ना दोस्त, तुम्हें भूख लगी थी तो खाना दे दिया। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि उसकी माँ आ गई। उसने बड़े ही प्यार से अपने बेटे को गले लगाया। उनका प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। अगर मेरी माँ भी जिंदा होती तो मुझे भी वह ऐसे ही गले लगाती, मुझे बहुत प्यार करती। पता नहीं मेरी माँ कौन है और कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। तभी वह औरत मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर समझ गई कि मैं भीख मांगने वाला हूँ। उन्होंने अपना पर्स से 50 रुपये निकाले और मेरे हाथों में थमा दिया। तभी वह लड़का कहने लगा अपनी माँ से कि माँ, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या हम इसे अपने घर ले जाएं? हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। उस औरत को मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम हमारे साथ रहोगे? उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं उनके गले से लग गई। समर कहने लगा, चलो हमारे साथ, हमारे घर, आज से हम दोनों भाई हैं। मैं उन लोगों के साथ ही रहने लगा। मैंने उस औरत को अपना माँ मान लिया। समर मेरा भाई से भी बढ़कर हो गया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। घर के पास में ही एक स्कूल था, समर वहीं पढ़ता था। माँ ने मेरी भी एडमिशन करवा दिया। घर के पास में ही एक गैरेज था। मैं स्कूल से आने के बाद वहाँ पर काम सीखता था। समर और मैं, हम दोनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं गैरेज में अपना पूरा समय दूंगा और वहाँ पर जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं खुद का गैरेज खोलूँगा। मैंने माँ को यह सब बताया तो माँ भी बहुत खुश हो गई थी। माँ भी एक कंपनी में जॉब करती थी। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि अब हम उन्हें आराम दें और हम काम करें। मैंने माँ को मना कर दिया। मैंने कहा, माँ आज से आप काम पर नहीं जाएंगे। समर ने भी कहा, हाँ माँ, मैंने भी एक कंपनी में बात कर ली है, मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई है, कल से मैं काम पर जाऊँगा। अब आपको घर पर आराम करना है। धीरे धीरे मैंने गैरेज में हर काम सीख लिया। कार का सर्विसिंग करना, कार का हर पार्ट्स का मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया था। मैंने खुद का गैरेज खोल लिया। देखते देखते हमारा गैरेज बहुत बड़ा गैराज बन गया था। बहुत सारे लोग काम भी करने लगे थे। एक दिन मेरे गैराज में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने उसका सर्विसिंग खुद ली। मैंने उसकी गाड़ी खुद बनाई। उसने मुझसे पूछा कि कितने पैसे हुए हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, आपकी गाड़ी सही है, मेरा कोई सामान नहीं लगा, इसलिए आपका ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं, आप जा सकती हैं। उसने थैंक यू कहा और मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बता दिया। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। वह कहने लगी, आप मुझे अपना नंबर दे दे, गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं पर भी धोखा दे देता है। आपका नंबर रहा तो मैं आपको बुला लूँगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। उसने अपना नाम क्यारा बताया। वह बहुत ही हसीन थी और अमीर बाप की बेटी थी, लग रही थी। वह चली गई। मैं भी गैरेज से घर आ गया। घर में देखा तो समर था। समर ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। मैं फ्रेश होकर समर के पास आया। माँ ने हम दोनों के लिए खाना लगाया। हम दोनों खाना खाएं और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लड़की, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। शायद मेरा उससे दिल लग गया था। मैं करवटें ले लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मेरे मोबाइल में घंटी बजी। मैंने देखा तो यह नया नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई लड़की थी। मैंने कहा, कौन? वह कहने लगी, मैं क्यारा बोल रही हूँ, पहचाना नहीं क्या? मैंने कहा, तुम इतनी रात को, फिर से गाड़ी ख़राब हो गई क्या?
वह कहने लगी गाड़ी नहीं ख़राब हुआ है, बस मन किया तुमसे बात करने का। मैंने कहा मुझसे बात करने का? वह कहने लगी हाँ, क्यों, तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। मैंने कहा मेरा मतलब वो नहीं था। वह कहने लगी तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने कहा कुछ भी नहीं। हम दोनों हंसने लगे। वह कहने लगी तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। उसका नाम समर है, वह बहुत ही दिल वाला है। मैं बहुत छोटा था तब उसने मेरा हाथ थामा और मुझे गले से लगाया। उसने कहा आज से तुम मेरे भाई हो, हमारे साथ माँ भी रहती है। वह मेरी अपनी माँ तो नहीं है, लेकिन वह मेरी माँ से भी बढ़कर है। जितना प्यार वह समर से करती है उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं उससे करती हूँ। वह मुझे कभी एहसास नहीं होने देती कि मैं उसका अपना बेटा नहीं हूँ। हम सब साथ में रहते हैं। वह कहने लगी अच्छा, तो तुम अपने दोस्त के साथ रहते हो? मैंने कहा हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वह कहने लगी अच्छा, इतना प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है? वह कहने लगी मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। वह कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर बात करते हैं। उसने फ़ोन रख दिया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब उसका नंबर भी मेरे पास आ गया था। मैं खुशी से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। खैर मैं सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आँख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं उठकर कमरे से बाहर आया। मेरे चेहरे में खुशी साफ नज़र आ रहा था। समर मुझे देखकर वह समझ गया कि कुछ बात है। वह कहने लगा क्या बात है सुमित, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा चमक रहा है, कुछ तो बात है। मैंने कहा अरे यार बता। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने माँ से कहा माँ मेरा नाश्ता निकाल दो, मुझे गैरेज के लिए निकलना है। माँ ने नाश्ता दिया, मैंने नाश्ता किया और घर से निकल गया। हमारा दिन इसी तरह गुजर रहा। हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरा कियारा से फ़ोन पर रोज़ बात होने लगा था। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन कियारा गैरेज आई। वह अपने कार में थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया। वह कहने लगी सुमित चलो आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा गैरेज में बहुत काम है। वह कहने लगी काम तो होता रहेगा, चलो ना चलते हैं। वह इतना प्यार से कहने लगी तो मैं उसके साथ चला गया। वह मुझे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गई। हमने मिलकर खाना खाया, बैठकर बहुत सारी बातें की। मैंने कहा मैं बिल पे कर दे रहा हूँ, लेकिन वह कहने लगी नहीं मैं पे कर दे रही हूँ, तुम रहने दो। वह बहुत जिद करने लगी, लेकिन मैंने उसे बिल पे नहीं करने दिया। अगर वह करती तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता। खैर हम वहाँ से निकल गए। क्यारा अपने घर चली गई और मैं भी अपना घर आ गया। आज समर मुझे बहुत छेड़ रहा था, मुझे बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा क्या हो गया समर, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? वह कहने लगा कहते हो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। जल्दी मुझे सच सच बताओ वरना मैं माँ को बता दूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। मैं हंसने लगा। मैंने कहा क्या पता चल गया? वह कहने लगा वह लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ में थी? तुम रेस्टोरेंट से किसी लड़की के साथ में निकल रहे थे, मैंने तुम्हें देख लिया। मैंने कहा तुमने कहाँ से देखा? वह कहने लगा जिस रेस्टोरेंट में तुम गए थे उसके बगल में ही मेरी कंपनी है, मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, वो तुम ही थे। जल्दी बताओ वह लड़की कौन थी? मैंने कहा दोस्त थी। समर कहने लगा दोस्त है या फिर कुछ और? मैंने कहा अरे यार कुछ नहीं, बस दोस्त है। अब मुझे समर हर रोज तंग करने लगा था और वह कहता आज मिले कि नहीं मिले। मैंने कहा नहीं यार मैं हर दिन नहीं मिलता उससे, वह कभी जीत कर लेती है तो मैं चला जाता हूँ। खैर एक दिन क्यारा मुझसे फ़ोन पर बातें कर रही थी और उसने मुझसे अपने दिल की बात कही। वह कहने लगी सुमित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। मैंने मेरे पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा क्यारा पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम कितने बड़े घर से हो और हमारा घर बहुत छोटा है, तुम्हारे पापा मेरे साथ शादी कभी नहीं करवाएंगे। वह कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने भी अपने दिल की बात कह दिया। वैसे तो मैं उसे देखते के साथ अपना दिल हार बैठा था, लेकिन मुझे उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता था वह बड़े घर की लड़की है, मेरे प्यार को ठुकरा देगी। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा था कि इतने बड़े घर की लड़की उसने मुझे चुना है। मैं बहुत खुश था। क्यारा ने कहा अपनी माँ और दोस्त को लेकर हमारे घर आओ, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर माँ और समर को लेकर आता हूँ। मैं अपनी माँ और समर को लेकर क्यारा के घर चला गया। क्यारा के पापा हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। क्यारा का घर बहुत बड़ा था। मुझे खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह इतने बड़े घर की थी और मैं
तभी समर कहने लगा, अरे यार क्या बात है, वह हसीन के साथ साथ दौलतमंद भी है। समर बहुत नटखट था और बहुत खूबसूरत भी था। उसकी बातें भी बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। मैंने कहा चुपचाप से चलो, क्या पता उसके पापा हमें पसंद ना करे। समर कहने लगा, क्यों नहीं करेगा, क्या कमी है तुम में, और हमारा घर इतना भी छोटा नहीं है, उसकी बेटी बहुत खुश रहेगी हमारे घर में। मैंने कहा अच्छा चलो गुस्सा मत करो। हम अंदर चले गए। अंकल तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़े ही इज्जत से मुझे और मेरी फैमिली को बिठाया, नाश्ता कराया। जब उन्होंने मेरी माँ से बात की, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने आपकी बेटी को पसंद किया है और हमें अपनी बेटी की पसंद से कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी इकलौती बेटी है और मेरा जो भी है वह सब मेरी बेटी का है। शादी के बाद मेरे दामाद का हो जाएगा। मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत खुश थी। क्यारा हमारे सामने आकर बैठ गई। माँ ने भी क्यारा को बहुत पसंद किया। मैंने समर को क्यारा से मिलवाया। क्यारा बहुत ही अजीब नज़रों से समर को देखने लगी। तभी समर कहने लगा, क्या बात है भाभी, इतनी गौर से क्या देख रही हो, मुझे खाने का इरादा है क्या? तभी क्यारा कहने लगी, खिलाओगे तो खा जाऊंगी। मुझे उसकी ऐसी बातें बहुत अजीब लगी। तभी समर कहने लगा, अरे वाह सुमित, भाभी तो टक्कर की मिली है। हम सब हंसने लगे। खैर अंकल ने मुझे शगुन के तौर पर कुछ पैसे पकड़ा दिया। मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने गले में पहने चैन को उतारा और क्यारा को दिया। माँ ने कहा, ये हमारी तरफ से शगुन है, इसे रख लो। क्यारा ने भी खुशी से रख लिया। हम बहुत खुश थे। हम अपने घर आ गए। दिन इसी तरह गुजर रहा था। देखते देखते एक महीना बीत गया। हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। कुछ दिनों के अंदर ही हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई। क्यारा हमारे घर दुल्हन बनकर आ गई। आज मेरी सुहागरात थी। मैं बहुत खुश था कि जिसे मैं दूर से देखता था, आज वह मेरे बेहद करीब है। आज वह मेरी पत्नी बन चुकी है। मैं खुशी को बयान नहीं कर सकता। क्यारा कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं दिल में बहुत सारे अरमान लिए कमरे में गया। मैंने देखा तो क्यारा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरा दिल बेचैन होने लगा। धीरे धीरे मैं उसके करीब गया। जब उसका घूंघट उठाया तो वह बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन वह उदास भी लग रही थी। उसके चेहरे में उदासी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे पूछा, क्यारा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? वह कहने लगी, नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा, अगर कुछ बात है तो कहो। वह कहने लगी, आज का दिन तो बहुत स्पेशल होता है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गया कि आज की रात तो हर लड़की का सपना होता है। आज तो क्यारा को बहुत खुश होना चाहिए, और खुश भी क्यों ना होती, उसने मुझसे अपनी पसंद की शादी की थी, फिर उसकी आंखों में उदासी कैसे? मैंने कहा, क्यारा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, कहो जो कहना है। वह कहने लगी, सुमित मेरे पापा दिल के मरीज हैं। अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन आया था, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। घर में जो नौकर थे वह सब पापा को उठाकर अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने कहा, तो फिर यह सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। क्यारा कहने लगी, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आज की रात तो बहुत स्पेशल होता है शादीशुदा जोड़ों के लिए। मैंने कहा, तुम यह सब बातें छोड़ो, चलो तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। मैंने माँ और समर को कुछ भी नहीं बताया। हम क्यारा के घर आ गए। उसके पापा अस्पताल में थे। मैं अंकल से मिला और उनका हाल चाल पूछने लगा। उन्होंने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, नहीं अंकल, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। क्यारा कहने लगी, मैं पापा के साथ कुछ दिनों तक रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम अपने पापा के साथ जितना दिन चाहो रहो। मैंने क्यारा को उसके पापा के पास ही छोड़ दिया और मैं घर आ गया। माँ को भी और समर को भी इन सब बातों का पता चल चुका था। धीरे धीरे दिन इसी तरह गुजर रहा था। बीच बीच में क्यारा आती थी, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि वह रात में कभी नहीं रुकती थी। मैं उससे कहता था, क्यारा कभी तो रुक जाया करो। वह कहती, सुमित मुझे माफ़ कर दो, मैं रात को नहीं रुक सकती। जब तक मेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं रुक सकती। पापा का तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है और मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, क्यारा पापा तो बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं, कम से कम एक दो रात तो रुक ही सकती हो, फिर चली जाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। बहुत जिद करने पर एक रात क्यारा रुक गई। मैं बहुत खुश था कि आज मैं क्यारा को अपना बहुत सारा प्यार दूंगा। मैं जैसे ही कमरे में गया तो देखा क्यारा करवटें लेकर लेटी हुई है। वह ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरे जज्बात फूट फूट कर बाहर आ रहे थे। मैं उसके करीब जाने लगा, लेकिन तभी क्यारा ने मुझे खुद से दूर कर दिया। वह कहने लगी, सुमित मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पापा को अकेला छोड़कर आई हूँ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। यह सब
अभी रहने दो प्लीज़, बात को समझो, मैं भी यह सब के लिए तैयार नहीं हूँ। पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं खुशी से तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। मैं क्यारा से बहुत प्यार करता था, मैं उसका बात मान गया। वह फिर से अपने पापा के घर चली गई। हम डेली की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी बीच मैंने देखा था समर काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने उसे पूछा, समर कुछ हुआ है क्या? वह कहने लगा, नहीं कुछ भी तो नहीं, क्या होगा? मैंने कहा, तो फिर तुम काम पर क्यों नहीं जाते हो? आजकल तुम्हारा काम पर ज़रा भी ध्यान नहीं है। समर ने कहा, हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, तो फिर डॉक्टर को दिखा लो। वह कहने लगा, हाँ दिखा लूँगा, वैसे मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, चलो मैं काम पर चलता हूँ। मैं गैरेज आ गया और अपना काम करने लगा। तभी अचानक से मेरी पत्नी का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वह कहने लगी, प्लीज़ सुमित मुझे बचा लो। मैंने कहा, क्यारा क्या हुआ है? वह कहने लगी, सुमित प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने कहा, पर हुआ क्या है? वह कहने लगी, बस तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। मैं सारा काम छोड़कर निकल गया। रास्ते में जाते वक्त काफ़ी ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से मुझे लेट भी हो रहा था। मैं परेशान भी हो रहा था कि आखिर क्यारा को हुआ क्या है, वह चिल्ला क्यों रही थी। मैं क्यारा के घर आ गया। चारों तरफ देखा तो पूरा सुनसान था। घर पर एक भी नौकर नहीं था और अंकल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने सामने देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। सामने समर ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्यारा क्या हुआ है समर को, और समर यहाँ पर कैसे आया, और ये ऐसे ज़मीन पर? मुझे समझाओ यह सब क्या है। मेरी पत्नी मेरे करीब आई और चीखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ है? इससे पहले कि मैं कुछ कहता वह कहने लगी, हाँ मैंने मार दिया है समर को। मैंने कहा, तुम होश में तो हो या तुम क्या कह रही हो? वह कहने लगी, तुम ही बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इसने मेरे साथ, तो तुम यकीन कर लोगे? मैं कहने लगा, बोलो क्या हुआ है समर को, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुमने उसका ये हाल कर दिया है? वह कहने लगी, समर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वह मुझे जब से देखा था उसकी नीयत शुरू दिन से ही मुझ पर ख़राब हो गई थी। वह मुझे पाना चाहता था, मुझे हासिल करना चाहता था। उसने मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। हाँ सुमित, उसने तुम्हारे क्यारा का इज्जत को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो तुम? मैं सीधे समर के पास गया। वह पेट के बल गिरा पड़ा था। मैं जब उसे सीधा किया तो उसके सीने में खंजर था। यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा, क्यारा ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी क्यारा की आंखें लाल हो गई और गुस्सा करने लगी। वह कहने लगी, तुम्हें क्या करती? हाँ बोलो क्या करती? उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं उसे ऐसे ही माफ़ कर देती। ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। समर ऐसा कैसे कर सकता था? मेरे लिए तो वह बहुत खुश था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता था? मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। मैंने क्यारा को कहा, क्यारा तुम होश में आओ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। तभी अचानक से वह बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह कहने लगी, सुमित मुझे बचा लो। सुमित सच में यह मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी? सुमित मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैंने क्यारा से खंजर ले लिया और उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, ये सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने कहा, मैंने अपने दोस्त को जान से मार दिया है। पुलिस वाले मुझे जेल में डाल दिए। जब माँ को यह सारी बातें पता चली तो माँ मुझसे मिलने के लिए जेल आ गई। मुझे पता था कि माँ को यह सब पता चलेगा तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं क्या करता? मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसे जेल में नहीं देख सकता था। मैंने उसके जुर्म का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटा सुमित तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम समर को नहीं मार सकते। मैंने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं माना, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। जितना प्यार मैंने समर से किया उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैंने तुमसे किया, और तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे यह सज़ा दी, मेरे बेटे को ही मार डाला। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी सज़ा है कि आज से तुम्हारी माँ मर गई, मैं तुम्हारे लिए मर गई। मेरे बेटे को तुमने मार डाला। मेरी माँ पागलों जैसी हरकत करने लगी। और क्यों ना करती, एक माँ का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया था। मेरा केस अदालत तक चली गई। 1 हफ्ते तक मैं जेल में रहा। उसके बाद मेरा फैसला होने वाला था। मुझे फांसी की सज़ा होने वाली थी। मुझे कटघरे में खड़ा किया गया। मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया क्योंकि मैं अपने जुर्म खुद कबूल कर चुका था। मैंने सबके सामने भरी अदालत में कह दिया था
कि मैं अपने दोस्त जैसे भाई को मार डाला। मेरा जवाब सुनकर जज साहब ने मुझे फांसी की सज़ा सुनाई। उन्होंने मुझसे आखिरी इच्छा पूछी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मैंने जज साहब से सबके सामने भरी अदालत में कहा, जज साहब मुझे मेरी पत्नी के साथ एक रात गुजारना है। मेरी ऐसी जवाब सुनकर अदालत में जितने भी लोग थे वह उठकर खड़े हो गए। सब कहने लगे, यह कैसा आदमी है, मौत इसके सामने है और यह अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता है। सब लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसा आदमी है, इसमें कितनी हवस भरी है, इसके सामने मौत है और इसे अपनी पत्नी के साथ रात गुजारनी है। जज साहब ने कहा, तुम्हारी यह आखिरी इच्छा है। मैंने कहा, हाँ जज साहब, यह मेरी आखिरी इच्छा है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यह कैसा आदमी है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी। सुहाग रात के दिन ही मेरी पत्नी का पिता बीमार हो गया। मुझे अपनी पत्नी को उसके पिता के यहाँ छोड़ना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, उससे पहले मेरा वंश आगे बढ़े, मेरा औलाद इस दुनिया में आए। जज साहब ने जब मेरी यह बातें सुनी तो उन्होंने भरी अदालत में कहा कि इसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी की जाए। जेलर ने मुझे अपनी जगह में ले जाकर डाल दिया। उन्होंने कहा कि आज रात तुम्हारा इंतज़ाम हो जाएगा। जेलर मुझे जेल में बंद करके चला गया। जब रात हुई तो जेलर मुझे लेने के लिए आया। वह कहने लगा, चलो तुम्हारा इंतज़ाम हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वह मुझे ले जाने लगा। मैंने देखा तो जेल में ही एक कोठरी थी। उस कोठरी में बेड लगाया हुआ था। उस रूम को सजा दिया गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी पत्नी बैठी हुई है। जेलर मुझे उस कोठरी में छोड़कर चला गया। मैं अपनी पत्नी के करीब गया। वह मुझसे पूछने लगी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी हरकत तुम करोगे, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भरी अदालत में तुमने लोगों के सामने मुझे एक रात गुजारने की आखिरी इच्छा जाहिर की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा, क्यारा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम नहीं चाहती हमारा बच्चा हो, इस दुनिया में आए, मेरा वंश आगे बढ़े। इतना कहकर मैं क्यारा के गले से लग गया। तभी क्यारा ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं उसे हैरान होकर देखने लगा। तभी क्यारा ने अपने पास से एक खंजर निकाला। वह मेरे सीने में ही उतारने वाली थी कि जेलर सामने आ खड़ा हुआ। जेलर ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया। जेलर मेरी पत्नी को जेल में डाल दिया और मुझे भी जेल में डाल दिया। हम दोनों को अदालत में खड़ा किया गया। जो जेलर था उसने जज साहब को सारी हकीकत बता दी। जेलर ने कहा, जज साहब इसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक हमने सारा इंतज़ाम कर दिया। इसकी पत्नी को भी बुलाया गया, लेकिन इन दोनों के बीच पता नहीं क्या बातें हुई। इसकी पत्नी के पास एक खंजर था। वह खंजर इसने अपने पति के ऊपर चलाया। वह तो शुक्र है मैं उनकी निगरानी में था। एक कटघरे में मेरी पत्नी खड़ी थी, दूसरी कटघरे में मैं खड़ा था। तभी मेरी पत्नी बोल पड़ी, जज साहब मैं इस घटिया इंसान के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती। यह बहुत ही घटिया और गिरा हुआ किस्म का आदमी है। इसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। इसका भाई बहुत ही मासूम था, बहुत ही सच्चा आदमी था। अरे उसने तो और उसकी माँ ने तो इसे पाला, अपने घर में जगह दी और इसने अपने भाई को ही जान से मार दिया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। मैं अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि आखिर मेरी पत्नी यह क्या बयान दे रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, क्यारा यह तुम क्या कह रही हो। वह कहने लगी, क्यों, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। क्या तुमने अपने भाई का कत्ल नहीं किया, तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने तुम्हें कितना रोका, उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने कहा उसे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने बड़ी बेरहमी से अपने भाई का कत्ल किया है, तुम्हें तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वह कहने लगी, जज साहब इस बेरहम आदमी को फांसी की सज़ा दो होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैंने जज साहब से कहा, जज साहब मैं अपनी पत्नी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा, जज साहब यह मेरी आखिरी इच्छा समझकर मुझे मेरी पत्नी के साथ आधे घंटे बात करने का मौका दिया जाए। जज साहब ने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा, इजाज़त है। मुझे एक कमरा दे दिया गया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्यारा मुझे नहीं पता कि तुमने जज साहब के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैंने अपने भाई का कत्ल किया है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तो तुम्हारे जुर्म को भी अपने ऊपर ले लिया, तो तुम्हें सबके सामने अपने मुंह से यह कहने की क्या ज़रूरत थी। तुमने मुझे दुख पहुंचाया है, कत्ल तुमने किया, इल्ज़ाम मैंने अपने ऊपर लिया, फिर भी तुमने सबके सामने अपने मुंह से यह कहकर मुझे दुख पहुंचाया है। मुझे तो दुख इस बात की नहीं हुई कि सारे लोगों के सामने तुमने यह कहा, मुझे दुख इस बात की हुई कि तुमने अपने मुँह से ऐसा कहा और मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहा तो तुमने मेरे ऊपर खंजर चला दिया। आखिर क्यों? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं चाहता था कि मेरा वंश आगे बढ़े, मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध
दुश्मन बनाना चाहता था। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आए? वह कहने लगी, कैसा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। जब तुम सब हमारे घर आए थे मेरे पापा से रिश्ते के लिए बात करने, मैं उसी वक्त समर को देखकर फिदा हो गई थी। समर से मिलने के बाद मैं बेचैन हो गई थी। समय बहुत ही खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा पति ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी, लेकिन प्यार मैं समर से करूँगी। मैं अपना सब कुछ समर को दूंगी। मैं शादी के लिए तुमसे तैयार हो गई। मेरी शादी भी तुमसे हो गई। सुहाग रात वाले दिन मेरे पापा को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था। मैंने अपने पापा को धमकी दी थी कि अगर सुहाग रात वाले दिन आपने हार्ट अटैक का नाटक नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आपको नाटक करना है ताकि मैं आपके पास रहने के लिए आ जाऊँ। मेरे पापा मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने मेरे लिए नाटक किया, और वैसा ही हुआ। तुमने मुझे मेरे पापा के यहाँ छोड़ दिया। मैं पापा के घर में थी और मैं समर को हर रोज मिलने के लिए बुलाती थी, लेकिन वह नहीं आता। कहता था, यह कैसा पागलपन है, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तुम सुमित की पत्नी हो और तुम यह सब हरकतें बंद करो। मैंने उससे कहा, हाँ मैं उसकी पत्नी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा भी कि ठीक है, मैं सुमित की पत्नी बनकर हमेशा रहूँगी, लेकिन तुम मुझसे प्यार करोगे और मैं तुमसे प्यार करूँगी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। मैंने उसे इतना समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। मेरे प्यार की उसकी कदर ही नहीं थी। वह हर रोज़ मुझसे बात करता था, इसलिए कि कहीं मैं कुछ कर न लूँ, क्योंकि मैं उसे धमकी दे चुकी थी कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आखिर मैं कब तक समर से दूर रहती। एक दिन मैंने समर को धोखे से अपने घर पर बुलाया। मैंने उससे कहा कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और सुमित का फ़ोन नहीं लग रहा, तुम प्लीज़ मेरे घर आ जाओ। लेकिन पापा शहर गए हुए थे। नौकरों को मैंने छुट्टी कर दी। मैंने अपने कमरे को सजा दिया, चारों तरफ कैंडल जला दिया। मैं बहुत खुश थी कि आज मैं समर को पाकर रहूँगी। समर जब घर आया तो कहने लगा, कहाँ हैं अंकल, चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे तुम आराम से पहले बैठ तो जाओ, ठंडा पी लो। वह कहने लगा, पागलों जैसी बातें मत करो। क्या तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया? मैंने कहा, तो क्या करती, मेरे सही तरीके से बुलाने पर तुम आ जाते क्या? अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं खुद की जान ले लूँगी। मेरी ऐसी बातें सुनकर वह मजबूर हो गया। मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। मैंने कहा, देखो यह सब मैंने हमारे लिए सजाया है, मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ। वह कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने उससे कहा, तुम परेशान मत हो, सुमित को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं समर के गले से लिपट गई, लेकिन उसने मुझे खुद से अलग कर दिया और मुझे थप्पड़ मारा। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा, तुम्हें पूरा हक है मुझे थप्पड़ मारने की। मैं उसके करीब जाती रही, लेकिन उसने मेरे प्यार को धुतकार दिया, मुझे धक्का दे दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। वह मेरे प्यार को ऐसे कैसे धुतकार सकता था? मैंने खंजर उठाया और उस पर चला दी। मैंने उसकी जान ले ली, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था, अगर समर मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। और मैंने अपने प्यार का जान ले लिया। मुझे बहुत बुरा लगा और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होते तो समर मुझसे प्यार करता, समर मुझे अपनी बाहों में भरता। फिर मैंने सोच लिया कि तुम्हें मैं जेल भिजवा कर रहूँगी, तुम्हें मैं फांसी पर लटका कर रहूँगी। तुम चले जाओ। मेरी नज़रों से मैंने अपने समर को तुम्हारी वजह से मार दिया। वह बोलते जा रही थी जैसे कोई पागल हो। मैं उसका ऐसा रूप पहली बार देख रहा था। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका था। जेलर मुझे ले जाने के लिए आया। दूसरे दिन कटघरे में मुझे और मेरी पत्नी दोनों को खड़ा किया गया। मेरी पत्नी के पिता को भी बुलाया गया। अदालत में सबके सामने एक वीडियो चलाई गई जिसमें कियारा अपनी जुर्म को कबूल कर रही थी। मुझे अपनी पत्नी पर शक हो गया था, इसलिए मैंने जेलर से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक मौका दे, मैं बेगुनाह हूँ। मेरी पत्नी का मुझ पर खंजर चलाना, मुझे करीब ना आने देना, ये सब देखकर मैं समझ गई थी कि समर ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। जरूर मेरी पत्नी कुछ छुपा रही है। मुझे जानना था कि आखिर मेरी पत्नी ने समर को क्यों मारा। जिस रूम में मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा था उस काल कोठरी में कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अदालत में मेरी माँ भी थी। तभी मेरी पत्नी का बाप उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज साहब ने उन्हें इजाज़त दे दी। उसके बाप ने बताया कि मेरी बेटी एक पागल है। मैं अपनी बेटी के लिए यह शब्द कभी निकालना नहीं चाहता था कि वह पागल है, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। वह बहुत छोटी थी, तभी खेलते वक्त सर में बहुत
गहरी चोट आई थी और तब से वह पागलों जैसी हरकत करती है। उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन मैं उसे ठीक नहीं कर पाया। जब मेरी बेटी ने बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती है, मुझे लगता था उस लड़के को सब कुछ पता है, लेकिन शादी वाली रात मुझे पता चला कि सुमित को कुछ भी नहीं पता है कि यह एक पागल है। इसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में यह कुछ भी कर बैठती है। मैं अपनी बेटी के प्यार में मजबूर था, इसलिए मैंने इसे पागल खाने में नहीं डाला। मैं इसे अपने पास रखना चाहता था। मैं तो एक बाप हूँ ना, दुनिया में मेरी बेटी ही एक सहारा थी। जज साहब, आप मेरी बेटी को फांसी की सज़ा ना सुनाएं। वह दिमागी मरीज है, आप उसे उम्र कैद की सज़ा दे दें। एक बाप का फरियाद है। मैं यह सब बातें सुनकर हैरान था। सारे लोग हैरान थे। माँ के सामने भी हकीकत आ चुकी थी। मेरी पत्नी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसे कैद खाने में डाल दिया गया। मेरी पत्नी अपने जुर्म की सज़ा काट रही है। मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मैं जिससे प्यार करूँगा वह लड़की हमारी खुशियाँ ही छीन लेगी। मेरा भाई जैसा दोस्त इस दुनिया से चला गया। मेरी माँ बीमार रहने लगी। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो चुकी थी। समर बहुत याद आता है। रातों को नींद नहीं आती, हलक से खाना नहीं उतरता, लेकिन जीने के लिए तो इंसान को खाना ही पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।